हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, चलिए देखते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की मदद से हमारे नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी नई हो जाती हैं, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से कुछ हमारे नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंसेस बना लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती हैं, न्यू हो जाती हैं, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो सिंपल से वे में समझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो सब्सटेंस होता है, जो पार्ट लेता है उसमें, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंट फॉर्म होता है, जो सब्सटेंस नया बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर एक रिएक्शन है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, या ऐसे समझिए जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्शन से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस थी ना, केमिकल रिएक्शंस के हमारे कुछ एग्जांपल हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जिनको दोबारा वापस नहीं आती हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार हमारा खाना पच गया तो दोबारा से खाना थोड़ी ना बन जाएगा। रेस्पिरेशन, सांस लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग गई तो एक फिर वो आयरन सही नहीं होता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक बार दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते हम, तो केमिकल रिएक्शन को वापस हम वैसे फॉर्म में नहीं ला सकते जैसे वो पहले से था, तो उनको अब कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब हो जाती है तो उनमें कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी हमारा कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस रिलीज होती है। तो ये तो थी हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सिंपल वे में हमने जाना कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है हमारा और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है। हमने एक एग्जाम्पल भी समझा। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मेरा ऐसे देखते हैं। A chemical reaction can be represented by chemical equation। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन के द्वारा। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? ये क्या है, इसमें हम सिंबल और एलिमेंट की सिंबल की मदद से केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। इसमें क्या है, और कुछ इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं उसमें हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे एक एग्जांपल देखिए। द नेसेसरी कंडीशन सच है, इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होता है इसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाया जाता है, एक एरो लगाया जाता है, और उस पर जो भी हमें नेसेसरी कंडीशन होती हैं, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, तो उस एरो के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें एक हमें दिया हुआ है एग्जांपल, जैसे समझ सकते हैं केमिकल इक्वेशन का। जैसे ये लिखा हुआ है, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करें तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो Mg + O2 गिव्स MgO। अब ये Mg + O2 क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट हो गया, गिव्स MgO क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया।
तो ठीक है, इनके बीच में गिब्स लगता है, ये इसे गिब्स बोलते हैं इस एरो को। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक तरफ होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, वो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट राइट साइड में होंगे। इसमें लिखा हुआ है सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ इक्वल नंबर्स होने चाहिए, तभी हमारी एक इक्वेशन सही मानी जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कौन सी इक्वेशन सही मानी जाती है, किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक इक्वेशन ली है, Fe + H2O गिव्स यानी एरो Fe3O4 + H2O। ये हमारी इक्वेशन है, ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम बैलेंसिंग देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टेप होता है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या नंबर ऑफ काउंट्स करने पड़ते हैं। तो क्या है, आयरन में कितने नंबर हैं, 1 है। आयरन कितना है लेफ्ट साइड में, 1। और हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब राइट साइड की बात करें यानी प्रोडक्ट साइड की बात करें तो आयरन कितने हैं, 3, Fe3 हैं। ऑक्सीजन कितने, 4 और हाइड्रोजन कितने, 2। यानी ये वेरी बैलेंस नहीं है, अब हमें बैलेंस करनी है। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है बैलेंस करने का, कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखो प्रोडक्ट साइड में हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। और रिएक्टेंट साइड में हमारे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हमें इससे पहले 4 करना हो, तो हमने क्या किया, H2 के आगे 4 लगा दिया, 4 लगा दिया H2 के आगे। हाँ, तो अब ये हमारी क्या बन गई है, Fe + 4H2O एरो गिव्स Fe3O4 + H2। यानी हमने 4 लगा दिया। अब जब इसमें 4 हमने लगा दिया है तो ये हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4H2 यानी 4 2 8 हाइड्रोजन होगा। लेकिन उस साइड हमारे कितने हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन होगा, 8 होगा। लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हमने, और आयरन हमारे कितने हैं इसमें, इस तरफ 1 है, उस तरफ कितने Fe3 हैं। तो हमने क्या किया, आयरन के आगे 3 लगा दिया और देन रिएक्टेंट साइड में आयरन के आगे 3 लगा दिया और देन प्रोडक्ट साइड में हमने क्या किया है कि H2 के आगे 4 लगा दिया। तो हमारी क्या निकल के आ गई, ये चीज़ इस तरीके से बन गई, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O। अब देख सकते हैं 3 आयरन इस तरफ हैं, 3 Fe हैं, यहाँ पे भी 3 Fe हैं। 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। यानी अब हमारी बैलेंस हो चुकी है ये इक्वेशन। अब हमें क्या है कि हमने बताया था, अभी ऊपर पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो फिजिकल स्टेट के साथ इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो फिजिकल स्टेट में हम 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट के लिए S, लिक्विड स्टेट के लिए L, गैसीय स्टेट के लिए G और एक्वस स्टेट के लिए एक Q। चलिए अब ज़रा देखते हैं क्या है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम कैसे शो करेंगे। 3Fe ब्रैकेट में S लगाएंगे क्योंकि आयरन हमारा सॉलिड होता है, प्लस 4H2O ब्रैकेट में स्मॉल l लगाएंगे क्योंकि H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, गिव्स Fe3O4 आगे S लगाएंगे क्योंकि आयरन ऑक्साइड है, ये हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, प्लस 4H2 और आगे G लगाएंगे स्मॉल g, तो ये हमारे गैस फॉर्म में होती है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट्स के साथ हमने इसको लिख लिया है और ये हमारी पूरी तरीके से बैलेंसिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये थे हमारे किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसानी रहेगी। तो जो हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं ये हमने जान लिया है। चलिए अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप की होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच
टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन, इसका नाम ही बता रहा है कंबाइन करना, यानी इसमें क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। C+O2 यानी बन गया हमारा क्या, CO2। ये भी है, देखो C हमारा और O2 यानी दो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए और उस तरफ हमारा एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो वो है एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन चुका है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जांपल है। नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, देखते हैं। 2H2 + O2 यानी कि 2H2O यानी कि हमारा पानी बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिला दिया तो हमारा वाटर बन गया। नंबर थर्ड है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। CaO + H2O नहीं, Ca ब्रैकेट में OH का उल्टा ऐसे, यानी ये हमारा क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम बन गया। यानी कि क्विक लाइम को हमने अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारा क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम बन गया। तो ये भी हमारा कैसा हो गया कि हमने दो रिएक्टेंट थे हमारे और उस तरफ कितना हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ठीक है। नंबर सेकंड जो है वो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान देंगे। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हम ऐसे समझें बिल्कुल, क्या है इसमें, क्या होगा कि रिएक्टेंट की तरफ जो सिंगल कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा दो प्रोडक्ट में, वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा वो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसका, ये है हमारा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, हीट की हमने, एरो के ऊपर देखो आपको हीट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा CaO + CO2 यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था हमारा वो किस किस में स्प्लिट हो गया, CaO में और प्लस CO2 में ये टूट गया, ठीक है। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हाँ, अब क्या है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है ये ज़रा देखते हैं। तो नंबर जो फर्स्ट है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब भी डिकम्पोजिशन हो हीट की मदद से, यानी हीट की मदद से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है 2FeSO4 हीट करेंगे Fe2O3 + SO2 + SO3 यानी कि फेरस सल्फेट को अगर हमने गर्म किया तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है और फेरिक ऑक्साइड आपका रेड ब्राउन कलर का होता है। ये स्प्लिट हो चुका है दो या दो से तीन सब्सटेंसेस में। ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट की मदद से डिकम्पोजिशन हो रहा है। नंबर सेकंड जो है हमारा टाइप वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब भी जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराएं उसकी मदद से हो तो हम उसे कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल 2H2O गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, हमने पास कराया इलेक्ट्रिक करंट, तो ये किस में, वाटर हमारा डिवाइड हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग मिल गए हमें, ऑक्सीजन के अलग, 2H2 + O2 तरीके से। ये एक डायग्राम भी समझ सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं इसमें। उसके बाद नंबर थर्ड है इसका टाइप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नंबर थर्ड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी डिकम्पोजिशन जो हो ना वो किसकी प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, तो उसे हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं 2AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में हमने एरो में सनलाइट लिया, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा 2Ag + Cl2 यानी हमारा सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। और नंबर सेकंड एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड है, इस तरफ 2AgBr लिया हमने, सनलाइट दिया, तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा 2Ag + Br। तो ये क्या हो रहा है इसमें कि सनलाइट की मदद से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये तो थी हमारी डिकम्पोजिशन की बात। नंबर थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को।
उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस CuSO4 गिब्स यानी एरो FeSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, इसीलिए कॉपर सल्फेट जो है डिस्प्लेस हो गया, वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। इसका द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। एक और रिएक्शन देखते हैं, जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4 गिव्स यानी एरो ZnSO4 प्लस Cu। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इस रिएक्शन में क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर से। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं, वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड्स बनता है लेकिन आयन का एक्सचेंज होता है उन दो कंपाउंड के बीच में, आयन्स का क्या है, एक्सचेंज होता रहता है कंपाउंड के बीच में और एक नया कंपाउंड बन जाता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक बार डिस्प्लेस हो जाए दोबारा से डिस्प्लेस हो जाए, वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि हम सोडियम सल्फेट को अगर वेरियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, वेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड रिलीज हुआ। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, जो वेरियम सल्फेट जो हमें मिला है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नंबर 5 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है देखते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ये दोनों ऑक्सीडेशन के ही टाइप हैं। C+O2 गिव्स CO2। अब जरा देखते हैं इसे, कॉपर प्लस O2 हीट कर रहे हैं तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। अब अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है कॉपर प्लस H2। तो वही चीज़ हो रही है कि एक में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं और दूसरे में हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है, हमें मिल रही है। रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना किसी सब्सटेंस में, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, हाँ किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना, जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट है ये और कुछ नहीं। ये एग्जांपल है CO प्लस H2 गिव्स, हीट दे रहे हैं तो CO प्लस H2, ये जो ऊपर वाली H2 इसमें आ रहा है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ से कॉपर इसमें यहाँ हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड रिलीज हो गया, अकेला कॉपर बचा। इन दिस रिएक्शन CO इज रिड्यूस टू कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर and hydrogen is oxidized to HO2. So oxidation reduction taking place together redox reaction. जब आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम दो रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। एक है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नंबर 2 है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with formation of product, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है, उसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट मिले उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट, इसमें आपकी हीट रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक के दो एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, the reaction which require energy in the form of heat, light or electricity
टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसमें हमें हीट मिल रही थी, इसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जैसे एनर्जी की, हीट की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल हम एक आध देख सकते हैं, जैसे 2AgCl के ऊपर सनलाइट है, 2Ag+Cl, यानी कि यहाँ सनलाइट की मदद से हमने ब्रेक किया है हमारे रिएक्टेंट को। ठीक है, तो ये थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी ये टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। अब हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती हैं उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो नंबर फर्स्ट है वो है कोरोजन और नंबर सेकंड है वो है रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज अ मॉइस्चर, एसिड etc for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrode। यानी कि जब भी हम किसी मेटल को बाहर मॉइस्चर में रख देते हैं तो वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, एसिड से, वो रिएक्शन करता है और एक लेयर बनाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की। तो उसके ऊपर एक कुछ समय बाद एक लेयर बन जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, जिससे क्या है जो मेटल है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो है हमारा कोरोड हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन के कुछ एग्जांपल हैं, सिल्वर पे काली परत चढ़ जाती है मॉइस्चर के कारण। कॉपर आपने देखा होगा बरसात के समय में तांबे के जो बर्तन होते हैं वो कभी कभार ग्रीन सी लेयर चढ़ जाती है उनके ऊपर। ये कोरोजन के आपके एग्जाम्पल हैं। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कोरोजन को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग, इन वाली प्रोसेस से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस पर किसी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी कोरोजन। कोरोजन का जो फार्मूला होता है, यानी कि रस्टिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 डॉट XH2। यहाँ पर X भी हम लिख सकते हैं और N भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो X और N जो है होता है वो होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो Fe2O3 XH2 ये हमारा फार्मूला होता है रस्टिंग का। रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट्स लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। क्या होता है कि जो भी हमारे ऑयल्स वगैरह हैं, फैट्स हम जो भी यूज़ करते हैं खाने में, उनके ऊपर जब भी हम उन्हें खुले में रख देते हैं उनके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से क्या होता है, जो भी एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है और जो खाने का टेस्ट होता है वो भी बिगड़ जाता है, उसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी से हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अगर हम उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट एडिंग कर दें। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में अपना खाना रखें। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन भर दें उसमें एयर की जगह। नंबर फोर्थ है रेफ्रिजरेशन, यानी कि अगर हम उसे कोल्ड स्टोरेज में रखें, तो इस तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारी रेंसिडिटी है। ओके, तो ये हमारा बेसिक एक चैप्टर था जिसको हमने ऐसे समझ लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू हमें मिल गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। रिएक्शंस के हमने टाइप पढ़ लिए हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।